नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट की, और आज के मार्केट के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कल के हिसाब से क्या हो सकता है। उसके अलावा कौन सी स्पेसिफिक न्यूज़ है, कोई हाईलाइटेड न्यूज़ है जो हम लोगों को नोटिस में रखनी चाहिए कल के लिए, तो वो उसकी बात करेंगे। स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों के आपके लोगों के नोटिस में होना चाहिए, आप लोगों को लगना चाहिए कि वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एफ आई आई डी एस डेटा की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल वीडियो में। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट्स हैं हमारे पास, जो बेसिकली हम लोग डेली यूज़ करते ही हैं टू गेट एन आइडिया ओवरऑल कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो निफ्टी 50 आप देखेंगे बिल्कुल उस तरह से रिएक्ट किया है जैसा हम लोगों ने कल बात की थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मतलब एक्सपायरी का दिन भी है, 24,850 के आसपास जाकर वापस से नीचे आना चाहिए। वो का वो हुआ, 24,860 के आसपास का इसने हाई बनाया एंड वहाँ से वापस से नीचे आके 24,811 के आसपास आया। हालांकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो और भी फर्दर डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर रहा था। आज नहीं आई, हो सकता है वो कल आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली कल आनी चाहिए। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक छोटा सा डिप देना चाहिए, विच विल बी अराउंड 24,600। तो 24,600 शुड बी द लेवल दैट यू शुड बी लुकिंग एट। और ये जो डिप है, ये डिप आपके लिए खतरे की बात नहीं है। दिस डिप इज योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 24,600 और 24,800 के बीच में जब घूम रहा है, तो जैसे नीचे आए, नीचे आने के बाद वापस रिवर्सल दे, आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए। और एक बार जब रिवर्सल देगा तो वापस से फिर आपके लिए 25,000 इज़ द लेवल दैट यू शुड बी लुकिंग एट। तो 25,000 अब ओपन हो गया है। अब मुझे लगता है जो हम लोग चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है मार्केट। एक डिप ज़रूर है, आनी चाहिए। अगर एक डिप आए बिना 25,000 टच करने लगता है तो मुझे लगेगा फिर मेरे को बाइंग करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। तो मैं चाहूँगा कि एक डिप आए उसके बाद 25,000 की यात्रा करे, रेदर देन नाउ इट सेल्फ इट गोज़ टू 25,000। तो देखते हैं कैसा मार्केट कल रिएक्ट करता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक पिछले 2-3 दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छा था। जो इसका डाउन ट्रेंड था उसे आज थोड़ा सा ब्रेक किया है। S20 EMA का जो लेवल है, जो हम लोग कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो चैनल है, इसको ऊपर, इसके ऊपर गया है। आज 51,000 भी एक बार के लिए ब्रेक किया था, वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। बट 50,985 मतलब केवल 15 पॉइंट दूर है 51,000 से। यहाँ से हमारा जो लेवल है वो 51,500 का लेवल है, जो हम लोग देखना चाहेंगे। बट अगले 2-3 दिन में किस तरह की अपमूव देता है उस पर डिपेंड करेगा। आई थिंक 100-200-300 पॉइंट की अगर अपमूव दे देता है तो वहाँ से मेरे लिए थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जितने बाइंग बैंक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा दोनों निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी एंड द अदर इंडेक्सेस जो भी हम लोग ट्रैक करते हैं, जो छोटे स्मॉल मीडियम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, ये सब है। आई थिंक ओवरऑल इंडेक्स वाइज मुझे मार्केट काफ़ी बेहतर लग रहा था, काफ़ी स्टेबल लग रहा था आज के दिन में। मतलब अब मार्केट में खरीदी कर सकते हैं, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक्स हैं जो थोड़े हाईलाइट हो रहे हैं, जो मुझे अच्छे लग रहे थे। तो इरेडा एक फ़ैन फेवरेट स्टॉक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इस स्टॉक के। ये स्टॉक आया था 32 रुपये का IPO प्राइस था, लिस्ट हुआ था करीब करीब 50 के आसपास, एंड उसके बाद ये चलता चलता 350 के आसपास 300 तक चला गया था। तो मतलब अपनी लिस्टिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 10 गुना रिटर्न्स दे चुका है। जिन लोगों ने नॉट लिस्टिंग प्राइस अपने IPO प्राइस से करीब करीब 10 गुना का रिटर्न दे चुका है। जिन लोगों ने इसको होल्ड किया है उन्होंने खूब पैसा बनाया है इसमें। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें जब जब लोगों ने एंट्री किया है वहाँ से लोगों ने पैसा ही बनाया है। अभी अच्छे खासे अपसाइड को दिखाने के बाद बहुत अच्छा अपसाइड दिखाने के बाद ये रिसेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा डाउन ट्रेंड भी दिखाया हल्का हल्का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसमें लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब री एंट्री का मौका आएगा। तो अब मुझे आज लगा है कि आज री एंट्री का मौका है। देखिए ये जो कंसोलिडेशन का रेंज थी, ये जो जोन है कंसोलिडेशन का, इस कंसोलिडेशन के जोन को ब्रेक करके आज ऊपर गया है। आज करीब करीब 10% की तेज़ी थी एक टाइम पे, बाद में आई थिंक ये 6-7% के आसपास की तेज़ी दिखा के बंद हुआ है। तो ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन वो करेक्शन तो ऑब्वियस होना भी चाहिए जब 10% की हाई दिखा दे एक स्टॉक। एक ही दिन में 10% भाग जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है। लेकिन स्टॉक काफ़ी अब लग रहा है कि वापस से मतलब अपने जो लेवल्स थे उसको ब्रेकआउट दे चुका है। एंड मेरा मानना है कि यहाँ से इसके लिए अपसाइड बहुत अच्छी है, करीब करीब 300-325 तक की अपसाइड यहाँ पे ओपन हो जाती है। दिस टेक्निकली ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस इज़ कपल्ड विद द फैक्ट दैट एक कल न्यूज़ भी आई थी। तो कल न्यूज़ थी कि 4,500 करोड़ का ये लोग फंड रेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं। 29 को इनकी मीटिंग है, इनकी बोर्ड बैठक है, एंड 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे। तो अगर 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग विथ वॉट एवर रूट, बी इट FPO, बी इट QIP, बी इट सम राइट्स इशू, 4,500 करोड़ काफ़ी अच्छा खासा कैश एलिमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इस स्टॉक को, इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बूस्ट रहेगा।
तो न्यूज़ वाइज भी अच्छा है, एंड इस न्यूज़ के ऊपर स्टॉक ने अच्छा रिएक्ट किया है। एक बेस बनाया था, उस बेस को तोड़ते हुए, अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे हर तरह से ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें आप लोग अपना थोड़ा इंटरेस्ट देख सकते हैं, आप अपना अपनी वॉचेस में डाल सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग ने काफ़ी मतलब इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे ऑब्वियसली, काफ़ी सारे आप देखेंगे यहाँ पे सिंथॉल साबुन वगैरह। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी वाइड है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी जानी मानी है, ये आप लोग जानते ही हैं। टेक्निकली आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कब से लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था, हायर हाइज बना रहा था। तो काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड है, बट रिसेंटली इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था, तो सॉरी ब्रेक डाउन दिया था। तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था, एंड देन यहाँ पे अपना बेस बनाया विच इज़ एट द सेम लेवल एट दिस। तो इस जगह पे बेस बना के वापस से सपोर्ट लेके यहाँ से वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो मेरा मानना है जब ये अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम कर रहा है, आज की कैंडल बहुत अच्छी है। आज की आप ग्रीन कैंडल देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्लोजिंग तक भी इसने बिल्कुल कमजोरी के साइन नहीं दिखाए। तो क्लोजिंग होने तक ये काफ़ी इवन ये रेजिस्टेंस लेवल पे था। इवन देन ये क्लोजिंग होने पर भी बिल्कुल भी गिरने के मूड में नहीं था। यहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ से कम 1520 तक तो ये जाना ही चाहिए। इस जगह पे सिंस ये ओल्डर या प्रीवियस ट्रेंड लाइन चल रही है, तो 1520 के आसपास इसको जरूर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड यहाँ से हो सकता है ये वापस से नीचे आ जाए। 1 सेकेंड। तो यहाँ से अगर ये वापस नीचे आता है तो आप लोग इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर इसके लिए काफ़ी बड़े टारगेट्स भी ओपन हो जाते हैं। बट एटलीस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो इसकी जर्नी काफ़ी स्मूथ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली करनी चाहिए इसको ये जर्नी। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट वापस अगेन मेरी नोटिस में आ गया है। आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेके इसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। ये ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे स्पेसिफिकली। बट हाँ, इसका बहुत ध्यान रखें कि टारगेट्स और जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो ज़रूर ध्यान रखें कि ये वहाँ पे किस तरह से रेट कर रहा है। अगर वहाँ पे आपको कमजोरी दिखे तो इसमें डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। इसके दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, या ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको लेके मतलब चढ़ता ही जाएगा, वैसा वाला हिसाब नहीं है। हो सकता है इस जगह पे आके इसको रेजिस्टेंस मिले और वहाँ से काफ़ी नीचे आ जाए वापस से। तो थोड़ा सा व्हेन यू कैन ट्रैक द स्टॉक ओनली देन गेट इनटू दिस स्टॉक, अदरवाइज डोंट गेट इनटू दिस स्टॉक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज मार्केट में जो माहौल था वो एफआईआईज़ ने भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल भी शायद ऐसा हो सकता है कि एफआईआईज़ वापस से अब बाइंग करने पे आ जाएँ। एंड यहाँ पे मैंने 3 दिन का डेटा ले रखा है, 20 अगस्त का, 21 अगस्त का एंड 22 अगस्त का, विच इज़ टुडे। तो 20 को आप देखेंगे तो एफआईआईज़ ने करीब करीब 1400 करोड़ की बिकवाली की थी, नेट बिकवाली। ये अगले दिन पे आए, 21 अगस्त को आए तो इन्होंने 800 करोड़ की करीब करीब नेट बिकवाली की, विच हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 1457। तो यहाँ से यहाँ कम की, एंड देन यहाँ से जब ये वहाँ पे आए, मतलब आज के दिन की बात करें तो आज इन्होंने 1371 करोड़ की नेट बाइंग की है। डीआईएस ने लगातार तीनों दिन बाइंग की है, और वो भी करीब करीब 3-3 हज़ार करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईएस तो लगातार बुलिश हैं ही। एफआईआईज़ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3 डेज़ में, इस वीक में देखेंगे तो इस वीक में इनका मूड माहौल बहुत सुधर गया है। जहाँ स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक वो लोग सेलिंग कर रहे थे, बाय एंड ऑफ दिस वीक वो लोग बाइंग करने पे आ गए हैं एफआईआईज़। तो ओवरऑल मार्केट में जो 2 एलिमेंट होते हैं एफआईआईज़ डीआईएस, दोनों बाइंग करने पे आ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बात है हमारे मार्केट्स के लिए। तो अगेन पॉजिटिव बात है। टेक्निकली चार्ट दिखा रहा है कि थोड़ा सा डिप आना चाहिए, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग करे थोड़ा बहुत एफआईआईज़ डीआईएस दोनों ही। बट मुझे लग रहा है कोई एग्रेसिव सेलिंग कोई नहीं करने वाला। जहाँ पे भी मौके मिलेंगे वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढेंगे बोथ एफआईआईज़ डीआईएस। एंड देन जब मूवमेंट आएगा, जब बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, तो 25,000 के लिए तैयार हो गया मार्केट। 25,000 डेफिनेटली निफ्टी अब की बार ब्रेक कर देना चाहिए। देखते हैं किस तरह से मार्केट आगे रिएक्ट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देर आर 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोगों को आज देखनी है। आज एक तो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स जारी हुए थे। जो एक बड़ा कंसर्न आरबीआई ने शो किया है वो है फूड इन्फ्लेशन का। व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी वजह से इवन दो इन्फ्लेशन ओवरऑल थोड़ा सब्सिडाइज्ड है या थोड़ा सा डाउन है, सॉफ्ट है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन उनके लिए एक चिंता का कारण है, ये इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। तो उन्होंने एक कॉशियस रुख यहाँ पे अपनाया है। उन्होंने बोला है कि इवन दो जो बेस इफेक्ट है जो वो इनके लिए एडवांटेज है। बेस इफेक्ट का मतलब है बेसिकली उनका जो बेस इन्फ्लेशन है या जो भी बाकी सब रीजन होते हैं इन्फ्लेशन के लिए, वो सब थोड़े से एडवांटेजेस पोजीशन में है। बट फूड इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली पुटिंग अ प्रेशर इनटू ओवरऑल इन्फ्लेशन। और इस चक्कर में ये लोग ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है in deciding their monetary policy. When it comes to monetary policy, it's about Fed rate rate cuts. तो इनकी जो रेपो रेट कट है जो हमारे आरबीआई देगा, सिमिलर टू व्हाट यूएस फेड डज। तो हर बार ये लगातार 9वीं बार है जब इन्होंने कोई भी रेट कट नहीं किया।
एंड दे हैव सेड कि इन्फ्लेशन दे आर क्लोजली ट्रैकिंग इन्फ्लेशन, और इन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन को इनके लिए एक चिंता का कारण है, फूड इन्फ्लेशन इनके लिए चिंता का कारण है, नॉर्मल इन्फ्लेशन विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ इशू फॉर देम। एट द सेम टाइम इन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बोला है कि फूड इन्फ्लेशन की इनको उम्मीद है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ गुड मानसून। तो इस साल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो इनका मानना है कि खरीफ और रबी सीज़न में जो भी आउटपुट होगा, जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट होगा, वो थोड़ा बढ़ना चाहिए बिकॉज पानी की अच्छी खासी पानी का रिजर्वेयर लेवल काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इनकी इनकी उम्मीद है, बट एट द सेम टाइम अगेन दे आर पुटिंग अ कॉशियस अप्रोच बिकॉज दे आर सेइंग कि यहाँ पे एक तो इन लोगों को ये नहीं पता कि वेदर कंडीशंस इवेंट्स एडवर्स हो सकते हैं, मतलब कहीं फ्लड आ जाए, कहीं पे स्नोफॉल हो जाए एंड सारी फसलें ख़राब हो जाए, या मतलब ओलावृष्टि हो जाए बेसिकली, नॉट स्नोफॉल, एंड या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कि हम लोग देख ही रहे हैं कि इनका चल रहा है, हमास का, इसराइल का, ईरान का, ये सब चल रहा है। तो इस चक्करों में भी जो अनसर्टेनिटी है जिसके कारण काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, वो भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, आपके समझने की बात यह है कि आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन को क्लोजली ट्रैक करने के साथ साथ ये लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं बिफोर पुटिंग एनी पेन डाउन इन द फैक्ट दैट कि हम लोगों को रेट कट करनी है, दे वांट टू इंश्योर कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इनकी कंट्रोल्ड रेंज में आ जाए। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक थोड़ा सा ये लोग कॉन्शियस अप्रोच लेने वाले हैं, ऐसा यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है। लेट्स सी अगली पॉलिसी में क्या होता है, बट अभी के लिए ऐसा है कि देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, नथिंग पॉजिटिव एज सच हेयर। ये जस्ट आपकी जानकारी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आई डोंट थिंक मार्केट के ऊपर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि अडानी ग्रुप की आई है एक न्यूज़, वो ये है कि अंबुजा सीमेंट का के 4200 करोड़ के शेयर्स अडानी ग्रुप सेल करने वाला है। तो मतलब ओवरऑल अडानी ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट बेसिकली सिंपली अंबुजा सीमेंट के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। आई थिंक ये प्री मार्केट डील होनी चाहिए, ये ब्लॉक डील होगी तो ये मतलब नॉर्मली जो ट्रेडिंग है उसको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट हो सकता है थोड़ा सा अंबुजा सीमेंट कल गैप डाउन खुले या थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाए, एक डिप दिखाए। तो जो भी अंबुजा सीमेंट में करंटली इन्वेस्टेड हैं, करंटली ट्रेडेड हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए सो दैट दे डू नॉट पैनिक। और आपको जब मौका मिले तो अंबुजा सीमेंट में आप री एंट्री भी कर सकते हैं, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। जस्ट अडानी अपना थोड़ा स्टेक शायद थोड़ा सा कम कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, एंड 4200 करोड़ का दिल अडानी ग्रुप विल गेट मनी आउट ऑफ इट। तो ये है अंबुजा सीमेंट, मतलब बेसिकली आपके लिए एक स्टॉक हो गया है जिसको आपको वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए, जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है उसमें, किस टाइप का मूवमेंट है, एंड इस पर्टिकुलर न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आई थिंक इतना ही है आज के लिए मार्केट में। देयर वाज नथिंग न्यू एज सच ऑन इन द मार्केट। अपने जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, मार्केट मूवमेंट की, बहुत हद तक उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अच्छे हैं, कहीं कहीं जगहों पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में डाल सकते हैं। आई ट्राई टॉकिंग अबाउट इट, आई ट्राई टू डू टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दैट दो स्टॉक जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मार्केट के साथ अपडेटेड रहने के लिए। मैं डेली मार्केट चर्चा करता ही हूँ, तो डेली मार्केट में हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे कैसे आगे हमें ट्रेडिंग की जर्नी कैसे पूरी करनी है, और कैसे नया नया पैसा बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड ऑन दीज। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बाकी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।